हेलो दोस्तों, मैं शिवम मालवी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कंपटीशन हब में। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीपीओ 2019-20 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत थी और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इसका आंसर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो है कार्यकाल था 1774 से लेकर 85 तक। 1785 लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। रिचर्ड वेलेजली की बात करते तो इनका कार्यकाल था 1798 से 1805। 1798 से 1805। और रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1757 से 1760। और ये पुनः निर्वाचित हुए थे दूसरी बार, तब इनका कार्यकाल था 1763 से 1767। अब आपको अगर इनके कार्यकाल पता होते कि किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब है, तो आप सीधे क्वेश्चन में देखते कि क्या पूछा गया 1772 में। ठीक, तो 1772 में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आप सीधे इसका आंसर लगा सकते थे। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा की स्थापना के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और वॉरेन हेस्टिंग्स ही पहले गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग थी 79। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2019 के लिए भारत से कितने स्थल चुने गए हैं? तो भारत से चुने गए हैं कितने? 4। अब यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को। 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो भारत बना था 1946 में, इसके जस्ट एक साल बाद। यूनेस्को में 193 देश सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो ये है सौरभ गांगुली की। अनिल कुंबले की बात करें तो अनिल कुंबले की जो है बुक का नाम है वाइड एंगल। सचिन तेंदुलकर की जो है बुक बहुत बार एग्जाम में आती है, ये याद रखना है आपको, प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे, ये जो है बुक सचिन तेंदुलकर की है। बहुत ही आईएमपीएस को बिल्कुल आपको याद रखना है, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की बुक है। इसके बाद देखते हैं राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ की जो बुक है उसका नाम है टाइमलेस स्टील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? तो ये किया था डेविड रिकार्डो ने। और डेविड रिकार्डो कहाँ के हैं? ये है ब्रिटेन के। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सुमेरु ज्योति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडविन लुटियंस नाम बिल्कुल सुना है ना, और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट है जिन्हें खालिस्तान शहर डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। तो इनको दिया जाता है नई दिल्ली का। अब क्वेश्चन में इलाहाबाद, तो इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये करवाई थी अकबर ने। चंडीगढ़ है, ये क्वेश्चन भी आता है कि चंडीगढ़ की स्थापना किसने करवाई थी? तो करवाई थी ली कार्बूजियर ने। ठीक है। रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर की थी ब्रह्मदेव ने। अब कुछ और आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। संसद भवन की स्थापना की थी एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन की थी एडविन लुटियंस ने, इसने भी। ठीक, इसके बाद मुंबई की बात करें तो मुंबई की थी ओनाल्ड ऑक्सियर। और पांडिचेरी की थी फ्रांसिस केरी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्था होती है? तो ये होती है 2। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादप जंतु तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाएगा अपक्षयन कहलाएगा। इसके बाद निर्वनीकरण क्या कहलाता है? वनों की कटाई करना, है ना।
बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करना या पेड़ों की कटाई करना कहलाता है निर्वनीकरण। प्रगलन क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है अयस्क से धातु बनाने की जो क्रिया होती है वो कहलाएगा प्रगलन। और अपर्दन होता है वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत जल या वायु के तेज बहाव द्वारा उखड़ जाती है, उसको कहेंगे अपर्दन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। किसने? अब वास्को डी गामा के बारे में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डी गामा टोटल कितनी बार भारत आया था? टोटल कितनी बार आया था? तो ये आया था वास्को डी गामा 3 बार। अब पहली बार भारत कब आए थे वास्को डी गामा? 17 मई 1498। तारीख याद रखना, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। अब भारत आया था तो कहाँ पर पहुंचा था? ये पहुंचा था कालीकट में। इनका जो जहाज था वो निकला था लिस्बन नामक स्थान से, और 4 जहाज निकले थे। 4 जहाज कहाँ से निकले थे? लिस्बन से। और कहाँ पर आए थे? कालीकट में। अब कालीकट में आए थे तो इनका स्वागत किसने किया था? ये किया था जामोरिन। जामोरिन नामक व्यक्ति है, जामोरिन ने इनका स्वागत किया था जब ये कालीकट पे आए थे। अब पहली बार की बात तो हो गई। अब दूसरी बार जो है कब आया था? तो 4 साल बाद आया था, 1502 में। अब क्वेश्चन इस टाइप से बिल्कुल बन सकता है फ्यूचर में कि तीसरी बार कब आया था, क्योंकि पहली बार दूसरी बार तो सबको पता है कि 1498 1502। तीसरी बार कब आया था? तो याद रखना तीसरी बार आया था 1524 में। मार्को पोलो जो है इटली का निवासी था और इसने ही चीन की खोज की थी 1200 ईस्वी में। इसके बाद मेगास्मिथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इनकी बुक का नाम है इंडिका। अगला क्वेश्चन है 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया था? तो बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला बना था। ये क्वेश्चन याद रखना। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर यह बंगाल का शासक बना था। तो कौन बना था? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बारे में बात हो रही है। और अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला के ही कार्यकाल में 20 जून 1756 में काल कोठरी नामक त्रासदी हुई थी, या इसको ब्लैक होल घटना बोल सकते हैं। अब ये ब्लैक होल घटना क्या थी? 20 जून 1756 की रात 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद जब सुबह देखा कि कितने बचे हैं, तो सुबह जो है केवल 23 लोग बचे थे। बस इसी घटना को कहते हैं क्या? ब्लैक होल की घटना। ठीक, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1991 में। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात चल रही है तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। सर्वोच्च, तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु, इसकी कोई सीमा नहीं है कि न्यूनतम आयु कितनी है, पर अधिकतम आयु इसकी होती है 65 वर्ष। इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, जो रहे थे 2696 दिन। अब सबसे अधिक की बात हो गई तो सबसे कम समय तक भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई व्यक्ति रहा होगा, जिसका नाम था कमल नारायण सिंह। मात्र रहे थे ये 17 दिन के लिए। अब कुछ और क्वेश्चन है इसमें। भारत के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग लगा था, मैं बात कर रहा हूँ न्यायाधीश की, तो याद रखना वी रामास्वामी थे। 1993 में इनके खिलाफ महाभियोग चला था। और ये तो पहले की बात हो गई। और अगर दूसरे की बात करें कि भारत के दूसरे व्यक्ति कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग लगा था, तो वो थे सौमित्र सेन। सौमित्र सेन थे दूसरे व्यक्ति जिनके खिलाफ महाभियोग लगा था। अब क्वेश्चन इस टाइप से बिल्कुल बनने की संभावना है, या बनेगा ही, मैं तो बोल लेता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, अभी तक हमने जो देखा था उच्च न्यायालय का देखा था। सर्वोच्च न्यायालय का पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था, तो वो कौन थे? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहते हैं? तो मूर्खों का सोना कहते हैं पायराइट को। पायराइट या आयरन पायराइट बोल लो। इसका फॉर्मूला होता है FeS2। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्र राज्य संबंध से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये बिल्कुल की थी किसकी? सरकारिया आयोग की। और सरकारिया आयोग जो है कब आया था? ये आया था 1983 में। सरकारी आयोग आया था 1983 में। अब बात करें अगर नानावटी आयोग की, तो नानावटी आयोग जो है गुजरात दंगे से संबंधित है और ये आया था 2002 में। मंडल आयोग सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आया था, जिसके अध्यक्ष थी विंदेश्वरी पाठक, और ये कब आया था? 1979 में। और कोठारी आयोग जो है, कोठारी आयोग ये है शिक्षा संबंधित, शिक्षा की जांच के लिए, स्कूल शिक्षा की जांच के लिए, और ये आया था 1964 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? ठीक, तो ये तीनों नहीं है, शामिल कौन सा है? अहमदाबाद, याद रखना। और अभी यूनेस्को के बारे में हमने पढ़ के ही आए हैं, पर ये भी याद रखना कि जो पहला स्थल था भारत का यूनेस्को में शामिल होने वाला, तो वो कौन सा था? ये था अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफा जो है पहला स्थल था यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का। कब हुआ था ये? 1983 में। और इसी के साथ 4 और हुए थे, आगरा का किला जो कि यूपी में है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र वाली, और ताजमहल। और टोटल अब तक यूनेस्को में शामिल भारत के स्थल हो गए हैं 38। अहमदाबाद जो है शामिल किया गया था 2017 में, और 2019 में हाल ही में किया गया है जयपुर 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म पहली बात तो होता क्या है? एंजियोस्पर्म अगर हिंदी बात करो तो ये होता है आवृत विधि। आवृत विधि, अब नाम सुन के काफी डेंजर लग रहा है कि क्या है। तो आवृत विधि वह कहलाता है जिसमें केवल संसार के सारे पेड़ पौधे जिसमें फूल होते हैं और बीज होता है, बस ये हो गया आवृत विधि। आवृत विधि जिसमें क्या होते हैं? फूल और बीज। तब क्वेश्चन में पूछा है एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, तो छोटी जड़ें तो सब में हो सकती है, मोटी छाल भी हो सकती है, ठीक है। अब बीज, अब भी आपको बताया था, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? बीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को बरिश सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरिश सनशाइन के रूप में किसे जाना जाता है? कोयले को जाना जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में, याद रखना, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला होता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। उद्योग की रोटी भी कोयला को कहते हैं, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल लगाना है कोयले की, किसको कहते हैं? कोयले को। तो कोयले के उत्पादन में पहले नंबर पर, फर्स्ट की बात करें तो चाइना है, दूसरे की बात करें तो अमेरिका है, और तीसरे पर है कौन? अपना इंडिया। यह है तीसरे नंबर पर कोयले के मामले में। अब ऐसे और क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व में बताइए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? अधिकतम पाया जाने वाला कोयला विश्व में कौन सा है? तो यह है बिटुमिनस। बिटुमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है विश्व में। 80% कोयला बिटुमिनस पाया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है आपको, विश्व में कोयले की सबसे बड़ी जो खान है उसका नाम क्या है? बांकी खान, जो कि कहाँ पर है? जिम्बाब्वे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लेसलप्तू जो है किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? लेसलप्तू, तो ये कहाँ का है? ये है नागालैंड का। अब लोक नृत्य की बात है तो नागालैंड के लोक नृत्य 1-2 है, और याद रखना जो बहुत ही आईएमपी है एग्जाम की दृष्टि से। एक है नूरालीम और कुमीनागा। नूरालीम और कुमीनागा बिल्कुल याद करना है आपको। केरल की बात करें तो जो एग्जाम में आते हैं, कथकली कहाँ का है? केरल। ओणम, मोहिनीअट्टम, ये सब कहाँ के? केरल के। पर एक और याद रखना जो आपको याद नहीं होगा, पादयानी, ये कहाँ का है? केरल का। कर्नाटक का भी आपको पता होगा, यक्षगान, ठीक। पर एक याद रखना, करगा। करगा कहाँ का है? कर्नाटक। और फुगड़ी कहाँ का है? गोवा। फुगड़ी है गोवा का। फुगड़ी, ढकनी, ये गोवा के नृत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अर्थशास्त्र के लिए। अब भौतिक का पहला नोबेल जो है दिया गया था
विलियम कॉनरेड रॉन्टियन को, है ना। किसे दिया गया था? रॉन्टियन को। भौतिक का पहला दिया गया था रॉन्टियन। रसायन का पहला दिया गया था वाटसन हॉप को। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था एमिल वॉन बेहरिंग। साहित्य का पूछे तो सुली प्रोद्होम। और शांति का पूछे तो हेनरी ड्यूनांट को। और अर्थशास्त्र की बात की है तो अर्थशास्त्र का पहला दिया गया था रॉगनर फ्रिस्ट। रॉगनर फ्रिस्ट फ्रिस्ट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको एक विलियन के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो विलियन क्या है? समुद्री जल है। चलिए अगला क्वेश्चन। एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन थे? अब एनबीए की बात करें तो एनबीए सबसे पहले तो पता होना चाहिए एनबीए है क्या। तो एनबीए है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन है? तो सिम भुल्लर है। याद रखना सिम भुल्लर, बहुत आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। इसके बाद जो है सतनाम सिंह, अमज्योति सिंह और पालप्रीत सिंह, ये भी याद रखना। ये सब किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय खालिस्तान में शामिल है। पशुधन और पशुपालन है किसमें? राज्य सूची में। अब एक क्वेश्चन का आप आंसर देना मुझे, ठीक है। आप मन में सोचना, आंसर देना कि जो है जनसंख्या नियंत्रण, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण किस विषय में आता है? जनसंख्या नियंत्रण किस सूची में आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि मैंने क्या बोल दिया ना। जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो ये आता है समवर्ती सूची में, और जनगणना की बात करें तो वो आता है संघ सूची में। ठीक है, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद है खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाएगा जैव मंडल। अब जो है पृथ्वी पर 5 मंडल पाए जाते हैं ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचले वाला होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल पर जो है जल वाष्प, धूल की कण, जल वाष्प, धूल कण और मौसमी घटनाएं, ये सारी क्षोभ मंडल में आती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसपे जल वाष्प होता है या मौसम घटना होती है, तो वो होता है अपना क्षोभ मंडल। इसका समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान उड़ते हैं। मध्य मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच में होता है ओजोन, है ना। ओजोन परत जो होती है उसको बोलते हैं ओजोन मंडल भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल में जो संचार उपग्रह रहते हैं ये सारे कहाँ रहते हैं? आयन मंडल में। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जो है बहिर्मंडल में रहती है। अब अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, छोड़ सबको, इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, छोड़ सबको में आया, छोड़ सबको में आया। ठीक है, तो सबसे निचली पर क्षोभ मंडल, ठीक, सबसे समताप मंडल, इसके बाद में से मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल में आया। बाहर स्कोर कर लेना, है ना, बस है बहिर्मंडल। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेमिस्तसु त्योहार इनमें से किस जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है ये जो त्योहार है। और गुरु पद्म संभव किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से। अब आदि शंकराचार्य की बात करते हैं तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। केरल में कहाँ पर हुआ था? कलाड़ी में। याद रखना, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। दलाई लामा जो है एक पदवी है, ये दलाई लामा, है ना। और अभी अगर पूछे आपसे कि 14वें दलाई लामा कौन है, यह दलाई लामा का असली नाम क्या है? तो तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो जो है 14वें दलाई लामा है। और अब गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे
अलार कलाम थे और दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्राइन ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो है पसीना उत्पन्न करना इक्राइन ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। और ये जो ये इक्राइन ग्रंथि है ना, इसी को कहते हैं श्वेत ग्रंथि। इसके बाद क्वेश्चन में है त्वचा का रंग है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है, त्वचा का जो रंग है काला बोल लो या थोड़ा सावला जो है, किस कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन के कारण, मेलानिन। और जो गिरगिट रंग बदलता है किस कारण बदलता है? तो उसके जो है शरीर में असंख्यक कोशिकाएं पाई जाती है, मेलेनोफोर नामक असंख्यक कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण गिरगिट रंग बदलता है। और आंसू जो उत्पन्न होते हैं वो लेक्राइमल ग्रंथि के कारण आंसू निकलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज स्तर में होते हैं कितने? 3, ग्राम स्तरीय पंचायत, प्रखंड स्तरीय पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत। आधुनिक भारत के प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ये चीज आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन। और पंचायतों का जो गठन होता है ये होता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? तो ये जो है सीटीज, ये जो समझौता था 1 जुलाई 1975 में हुआ था और भारत इसका सदस्य बना था 1976 में। और टोटल ये भारत जो सदस्य बना था ये बना था 25वें नंबर का। अब इसमें है गेट्स है ना, गेट्स जो है, तो गेट्स के बारे में मैं बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। गेट्स का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये होता है किसका फुल फॉर्म? गेट का। अब बात करते हैं ओपेक की, ये बहुत ही आईएमपी है ओपेक। इसको तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ओपेक से। चलिए देखते हैं क्या क्या बनते हैं इसमें ओपेक से क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसका आ सकता है क्वेश्चन कि ओपेक जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। ओपेक का फुल फॉर्म याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये किसका फुल फॉर्म है? ओपेक का। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दुनिया के जिन देशों में से तेल निकाला जाता है, जिन देशों में तेल निकाला जाता है उनका एक संगठन है ये। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वीना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। वीना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल सदस्य देश 14 हैं। एक देश निकल गया है कतर। 2018 में कतर बाहर निकल गया था, पहले 15 थे, अब 14 बचे हुए हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। 2006 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था ब्रिक, BRIC, ब्रिक इसका नाम था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो ये किया था 1911 में। और 1911 के समय जो थे वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। याद रखना है, बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तब
वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग तब वायसराय था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर इन द नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक है रवीश कुमार। और इनकी एक बुक और है जिसका नाम है बोलना ही है। बोलना ही है, ये बुक आ सकती है एग्जाम में। बोलना ही है किसकी बुक है? तो ये है रवीश कुमार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद है? अक्टूबर 2019 तक की बात कर रहा है, भारत में कितने नाभिकीय संयंत्र मौजूद है? तो ये है 7, इसका आंसर है। अब कौन कौन से हैं? तो तारापुर कहाँ? एक है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कुंदनकुलम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है, काकरपारा जो कि गुजरात में है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो ये जो है टेरिडोफाइटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जब हमें अत्यंत ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशी के सिकुड़ जाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो ये जो है एरेक्टर पीली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासी प्लेटों से बनी होती है? तो ये जो है स्थल मंडल। जिस क्वेश्चन में डीलिंग बताना चाहिए उसमें बिल्कुल बताऊंगा मैं, और जो थोड़े ऐसी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कम बताएंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च वर्ष में की गई थी? तो ये जो है ऐसे तो की गई थी 1965 में, पर 1961 में जो व्यक्ति थे श्री साहू शांति प्रसाद जैन, उन्होंने 1961 में इसकी स्थापना कर दी थी, पर विधिवत तरीके से जो हुई थी 1965 में हुई थी। पर 1965 में ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा 1961। और इसके बारे में और मैं बता देता हूँ कि ये जो अवार्ड है 22 भाषाओं में दिया जाता है। पहला अवार्ड मिला था मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को ओट कुशल बुक के लिए। दूसरा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था ताराशंकर बंदोपाध्याय को। और तीसरा मिला था केवी पुत्ता को जो है तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन इस टाइप से थोड़ा सा आ सकता है कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें कौन सी देवी की कहाँ से प्रतिमा होती है? तो वो बिल्कुल याद रखना आपको, वांग देवी जो है इनकी कहाँ से प्रतिमा होती है जो आपको अवार्ड के रूप में मिली जाती है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। और हिंदी भाषा के लिए प्रथम अवार्ड मिला था जो कि महिला थी, और वो थी महादेवी वर्मा। अंग्रेजी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अमिताभ घोष को, अंग्रेजी भाषा का। अब 2016, 17 और 18 के याद रखना। 2016 में मिला था शंख घोष, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। 2016 की बात करें तो 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था शंख घोष को। 2017 की बात करते हैं, 2017 में मिला था कृष्णा सोपती। और 2018 की बात करें तो ये मिला था अमिताभ घोष को मिला था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अमिताभ घोष जो है पहले व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजी के क्षेत्र में, इंग्लिश में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? तो ये जो होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध होता है इसमें। पीएसए विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले, शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? तो ये जो है सौरभ घोषाल है, पहले खिलाड़ी जो पीएसए विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में है। अब पीएसए क्या होता है? पीएसए
पता होना चाहिए। फिर से होता है द प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, स्क्वैश से संबंधित है। अब सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये किससे, स्क्वैश से। सौरभ घोषाल, रामित टंडन, साइरस पोंचा और महेश मनगांवकर, क्या लिखा है ये, महेश मनगांवकर, ये भी किससे संबंधित है, स्क्वैश से संबंधित है। और कुछ नाम और बताता हूं मैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। सौरभ ये है ज्योत्सना चिनप्पा, ज्योत्सना चिनप्पा जो है किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है स्क्वैश से। सुनैना कुरुविला भी स्क्वैश से है। दीपिका पल्लिकल भी किससे है, स्क्वैश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को ट्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदी है। मतलब ये जो इसकी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है दिबांग की सहायक नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मीफी मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, ये जीएस लक्ष्मी। अभी मैं आपको इसमें करंट अफेयर्स नहीं बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के लिए जो है अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें करंट अफेयर्स पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो अभी इसमें जो है करंट अफेयर्स जो आया है केवल वो ही बता रहा हूँ, डिटेल्स की अभी नहीं बता रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। तो ये होता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन का गलनांक जो है एग्जाम में आया था कि कितना होता है, तो याद रखना 3380 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। और टंगस्टन को दर्शाते हैं डब्ल्यू से, इसका परमाणु संख्या होती है 74। और टंगस्टन की खोज की थी कार्ल विल्हेम ने। इसका जो है प्लेटिनम को दर्शाते हैं पीटी से, इसका जो है परमाणु संख्या है 78। तांबे में कुछ नहीं, तांबे में याद रखना आपको कि इसका परमाणु संख्या कितनी है, तो 29 है। और सोने की परमाणु संख्या कितनी है, 79। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये किए थे 1782 में। आपको कुछ याद रखना संधियां जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है सूरत की संधि, तो ये हुई थी 1775 में। सूरत के बाद हुई थी पुरंदर की संधि जो कि हुई थी 1776 में। बड़गांव की संधि ये हुई थी 1789 में। और ये आ गया है एग्जाम में सलवाई की संधि, तो ये कब हुई थी 1782 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलें को उच्च दाब पर सील किया जाता है। तो ये जो है किसका नियम है, हेनरी का सिद्धांत है। वर्ष 2010 में एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन बन गए। तो ये कौन है, बजरंग लाल ठाकर। याद रखना बजरंग लाल ठाकर जो है किस खेल से संबंधित है, रोवर से संबंधित है। और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएगा कि 2018 में एशियाई गेम कहाँ हुए थे। तो ये हुए थे इंडोनेशिया के जकार्ता तथा पालेमबर्ग में। और 2022 में कहाँ होंगे, तो याद रखना हांगझू चीन में होंगे। पहला एशियाई गेम 1951 में हुआ था नई दिल्ली में, भारत में नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। और दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा हुआ था मनीला फिलीपींस तथा तीसरा हुआ था जापान जो कि टोक्यो में। और आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भारत ने पहली बार 1951 में मेजबानी की थी 1951 में, तब से लेकर 1982 तक जापान विनर था। 1951 से 1982 तक जापान विनर था। 1982 में जब दूसरी बार भारत ने मेजबानी की थी तब से लेकर अब तक कौन विनर है, चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। आच्छादित मतलब होता है जुड़ी होती है या ढकी होती है। तो ये ढकी होती है सीमेंटम। सीमेंटम एक अंग होता है दांत के आजू बाजू में जिससे ढकी होती है दांत की जड़।
और इसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है दांत के ऊपर कि जो दांत होता है, दांत किससे बना होता है? आप बोलोगे कि एनिमल से बना होता है, पर गलत है। ये बना होता है डेंटिन से। डेंटिन से बना होता है दांत, और जो दांत का ऊपरी शिखर होता है वो बना होता है एनामिल से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? तो ये किया था वाडियारों ने। और टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान ये कहाँ के शासक थे? मैसूर के, जिनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान को ही क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं शेर, मैसूर का शेर या शेर मैसूर। और टीपू सुल्तान की बात करें तो ये जो है इनका निधन हो गया था चतुर्थ मैसूर युद्ध में 1799 में। वो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी तब वहाँ किसका शासनकाल था? तो वहाँ था लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल था और वो गवर्नर थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाली अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण की अधिकतम राशि क्या है? तो ये है 200 लाख। अगला क्वेश्चन, बसंत का त्योहार अली आई लिंगांग किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से। अब सिक्किम के बारे में बताता हूँ। सिक्किम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लुसुंग, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो याद रखना है लुसुंग कहाँ का त्योहार है, कहाँ का फेस्टिवल है? सिक्किम का। इसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार जो है इसका है छठ पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठ पूजा कहाँ का त्योहार है? बिहार का। और एग्जाम में आ चुका है। हार्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। और ये याद रखना है आपको कि कार्नबिल कहाँ का है। हार्नबिल सबको पता है कहाँ का है, नागालैंड, पर कार्नबिल कहाँ का है? ये है गोवा का। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसके बाद हाल पुनः, हाल पुनः ये एक त्योहार है, ये है झारखंड का। उगादी त्योहार है कर्नाटक का। और एक चाप्चर कूट जो कि मिजोरम का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो अंधांत्र कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिकों और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो ये है अनुच्छेद 144। तो दोस्तों ये थे एसएससी सीपीओ शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन। अभी 7 शिफ्ट और है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, कैरियर कंपटीशन हब के।